स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको स्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है जो अपने सिलेबस में दे रखा है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, वो समझाने की ट्राई करूँगा। और इसमें से बहुत ही ऊपर-ऊपर से प्रश्न आएँगे, ये बात आप मान के चलना। बहुत ही रेयर चांस है कि इसमें से गहराई में प्रश्न आए, पिछली बार तो आया भी नहीं था। और इस बार अगर देखते हैं कि कितना आता है, फिर भी मैंने उसको अच्छा खासा कवर किया। ये 15 वन लाइनर है, 85 से लेके 100 तक। अगर आप इसको कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये आप मान के चलो। तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पुराने हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे लिए भी मोटिवेशन बना रहे कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो अच्छा और लोगों को पसंद आ रहा है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वन लाइनर से पढ़ा रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आपने स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने सिलेबस लिखा हुआ काई स्क्वायर टेस्ट। आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पे कोई स्टैटिस का कोई ज्ञाता बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सांख्यिकी का कोई बहुत बड़ा ज्ञान आपको नहीं चाहिए। आपको नॉर्मल बातें, एफएसओ का पेपर पास करना है, बात खत्म। इससे आगे अपने को कुछ मतलब नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतने ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। पिछली बार क्वेश्चन आए नहीं थे, अब की बार आता है तो भी कर देंगे। देखो क्या है, सबसे पहले काई स्क्वायर होता क्या, काई शब्द कौन सी भाषा का, यूनानी भाषा का। रटा मार लेना, मैं भी प्रश्न सब पूछ सकते हैं ऊपर ऊपर से। कौन सी भाषा का, यूनानी भाषा का। ये दो वेरिएबल के संभावित रिलेशनशिप या इंडिपेंडेंस हेतु कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी दो वेरिएबल है, कोई भी दो डाटा है, जो अलग अलग वेरिएबल मतलब जो चेंज होती चीज़ें हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो कितने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या करता है, ये ऑब्जर्व्ड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट कंपेयर हेतु कैलकुलेट किया जाता है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है कि आपने ऐसा सोचा कि मेरे, जैसे आपको मैं मान के चलता हूँ कि 12वीं क्लास का मानता हूँ कि आपने 12वीं क्लास में सोचा होगा कि मेरे 90% आएंगे, आपके परसेंट 85 आए। तो एक्सपेक्टेड क्या था, 90 थे। ऑब्जर्व्ड क्या हुआ, 85 हुए। तो इन दोनों के बीच में जो कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनके बीच में डाटा वेरी करते हैं। एक्सपेक्टेड अपने सोचते हैं कि इतना होगा और उम्मीद अलग होती है। जैसे बड़े स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे डाटा कैलकुलेट होते हैं। जैसे कोई भी देश जीडीपी की ग्रोथ कैलकुलेट करता है कि देखो इतनी होने की उम्मीद है, होती अलग है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये सब होते हैं। इसके अलावा माइक्रो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत सारी जगह इसका यूज़ है, पर आपको इतना ही ध्यान रखना है। एग्जाम में एक्सपेक्टेड पर्सन क्या है, वो अपने डायरेक्ट बात करते हैं। एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप देखो, F0 होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। आपको दे के रखा कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दे दे आपको पेपर में कि ये देखो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। एफ ही कह दे ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। ये एग्जाम में मेरे को लगता है दिया होगा। और आपको पूछेगा काई स्क्वायर टेस्ट है, कैलकुलेट काई वर्ग, काई स्क्वायर ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, सिग्मा F0 माइनस एफ ही की स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ही, ये फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट करके उसको दे देना है। फॉर्मूला ढंग से देख लेना, किसका क्या मतलब है वो देख लेना और कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से ये चीज़ें समझाई है कि 1 विलियन की सांद्रता 10 मोल पर लीटर है। पर कंसंट्रेशन क्या थी, 10 मोल पर लीटर थी। ऑब्जर्व वैल्यू बाय टाइट्रेशन, पर अपने जब टाइट्रेशन करके उसकी कंसंट्रेशन निकाली तो 9.5, 10.5 और 11 आई। तो अपने को काई स्क्वायर वैल्यू ज्ञात है करनी है। मैं ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, पर आपको समझ में आ जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, वो 10 10 10 थी, ठीक है। और ऑब्जर्व वैल्यू अपने जब उसको कैलकुलेट किया तो क्या आई, तो 9.5, 10.5 और 11। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का डिफरेंस निकालेंगे और उसकी स्क्वायर करेंगे। तो 10 माइनस 9, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, और 11 माइनस 10, 1 की स्क्वायर। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ा तो 1.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ इसको जोड़ के स्क्वायर और डिवाइड किससे कर दिया, टोटल एक्सपेक्टेड से। टोटल एक्सपेक्टेड कितनी है, 30, तो 30 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इससे सिंपल एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा समझने के लिए, ये सिंपल ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, ये काई स्क्वायर हो गया। अब टी स्क्वायर पे बात करते हैं। ये मेरे को लगता है कि आपको मैं भी एक लाइन दे उससे डायरेक्ट इतना पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा कि दो ग्रुप के बीच मीन वैल्यू का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, टी स्क्वायर टेस्ट। डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ टू ग्रुप्स। आपको कोई कहे कि जैसे एक ग्रुप है, दो जनजातियों का ग्रुप लिया, एक एक्स और वाई, जैसे जनजातियों का ग्रुप लिया एक्स और वाई।
आपको कहे कि इसमें परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इतनी है, मीन एजुकेशन इतनी है, इसमें परसेंटेज ऑफ मीन स्कूलिंग मतलब इतने साल लोग स्कूल जाते हैं, इसमें इतने साल स्कूल जाते हैं, इनके बीच में जब अपने को अंतर ज्ञात करने, कंपेयर करना, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? तो अपने को टेस्ट करेंगे वो है टी स्क्वायर टेस्ट। वो दो वैल्यू के बीच में करता था, ये दो ग्रुप के जो मीन होता है उनके बीच में ये कंपेयर करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट पॉइंट ध्यान रखना है। टी स्क्वायर टेस्ट के बारे में और देखते हैं। टी स्क्वायर टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। आपको तो बस इतना पूछ ले कि ये क्या चीज़ है, वन सैंपल, इंडिपेंडेंट टू सैंपल, पेयर्ड सैंपल, ये टी स्क्वायर के टाइप है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अभी नहीं, मैं डिटेल में जाने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है, जब पिछली बार भी इससे कोई ढंग का सवाल नहीं आया, तो इस बार अगर आया भी तो इससे ज़्यादा तो अंदर नहीं जाएगा। आपने एक न्यूमेरिकल कर लिया, फॉर्मूला कर लिया, होता क्या वो कर लिया। टी स्क्वायर टेस्ट है, विलियम सीली गोसेट ने इस टेस्ट को डेवलप किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टी स्क्वायर टेस्ट को किसने डेवलप किया था? गोसेट ने। गोसेट याद रखना, बाकी तो आप कोई दिक्कत है नहीं है। टी स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या? आपने काई स्क्वायर का फॉर्मूला देखा, टी टेस्ट का देख लेना कि एक्स बार माइनस यू, एक्स बार है सैंपल मीन, मतलब उसका मीन कितना है, माइनस यू पॉपुलेशन का मीन कितना है, अपने सैंपल का मीन कितना है, माइनस पॉपुलेशन का मीन कितना है, डिवाइडेड बाय एस, एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और अंडर रूट एन मतलब साइज ऑफ गिवन सैंपल। तो उसके बारे में अपने और ये फॉर्मूला लगाएंगे और अपना फॉर्मूला रट्टा मार लेना है, क्योंकि आपको काई स्क्वायर का भी फॉर्मूला रट्टा मारना है, इसका भी फॉर्मूला रट्टा मारना है। डाटा सारे दिए होंगे, अगर टी स्क्वायर वैल्यू पूछ ले तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, सैंपल क्या? जैसे आपको ये मान के चलो कि मुझे 1,00,000 लोगों के डाटा कैलकुलेट करने थे, तो पॉपुलेशन का मीन 1,00,000 लोगों का जो मीन है, जैसे 1,00,000 लोगों का मीन आया कि मैंने 1,00,000 लोगों का देखा कि कितने ऑन एन एवरेज कितने पड़े, तो मैंने देखा, जैसे मैं एज मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज कि 1,00,000 लोगों की एज देखी और मैंने 35 साल आई, फिर मैंने उसमें से 1,000 लोग लिए, वो हो गया सैंपल, उसका मीन देखा, मैंने कहा 1,000 लोग लिए, उनका जो मैंने एवरेज एज देखी तो मुझे पता चला 32 आई, तो एक्स बार की जगह क्या होगा? 32 आएगा, म्यू की जगह क्या क्या 35 आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सैंपल का साइज क्या हो गया? फिर 1,000 हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैलकुलेट कर लेंगे, या दिया होगा 100%, तो ये डाटा अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, बस सिंपल ये है। 92 देखते हैं कि टी स्क्वायर वैल्यू ज्ञात है करनी है। देखो पॉपुलेशन का मीन कितना है? 310, सिग्मा कितना है? 50, एन कितना? 16, सैंपल साइज 2, सैंपल मीन कितना? 290। अपने को ऐसा दिया होगा, टी की वैल्यू अपने डायरेक्ट ज्ञात करनी है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कुछ आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शब्द है कौन से टेस्ट से संबंधित है? आपको डायरेक्ट पूछेगा कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो वर्ड है वो कौन सी टेस्ट से संबंधित है? तो काई स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर दोनों से संबंधित ये हाइपोथेसिस है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये अगर ए और बी, ए पूछे काई स्क्वायर, बी पूछे टी स्क्वायर, सी बोले कि बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक दल को ए वोट देने वाले मेल और फीमेल है, तथा उसी प्रकार पार्टी बी को वोट देने वाले, कोई भी पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको कुछ मेल वोट देते हैं, कुछ फीमेल वोट देते हैं। उसी तरीके से पार्टी बी है, उसको कुछ मेल वोट देते हैं, कुछ फीमेल वोट देते हैं। ठीक है, अब अपने को ये ज्ञात करना है उनके वोट देने, मतलब मेल और फीमेल के प्रेफरेंस को देखने, तो कौन सा टेस्ट सर्वाधिक उपयुक्त है? काई स्क्वायर। ये देखते हैं कि इंडिविजुअली कौन सा किसको वोट देगा, तो प्रेफरेंस देखनी है, तो अपने को कौन सा टेस्ट देखना है? काई स्क्वायर। आपको अगर प्रश्न पूछे कि पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने टाइम प्रेफरेंस को चेक करने के लिए अपने कौन सा टेस्ट करते हैं, तो काई स्क्वायर टेस्ट चेक करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, जब दो वेरिएबल इस प्रकार हो कि एक के बदलने से दूसरा बदलाव, तो उसे कोरिलेट कहते हैं। जैसे कोरिलेट कहते हैं, जैसे आप नहीं, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता तो सिलेक्शन नहीं होगा, कोरिलेट है, एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ता है तो सक्सेस हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ये भी कोरिलेट है। जैसे आपने सिंपल एग्जांपल लेके चलें कि भारत में अगर अच्छी वर्षा होती है तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि खेती भी अच्छी होती है। जैसे भारतीय कृषि में सामान्यतः उत्पादन होता है वो रेन के साथ बढ़ता है, कि सामान्यतः बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, क्या कहते हैं, बाढ़ आ गया, वो अलग बात है, पर सामान्य एट नॉर्मल सिचुएशन अपने कह सकते हैं कि एज रेन ग्रो, रेन इंक्रीजेज, प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेज। ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसके सिनेरियो में सेट बैठती है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी। ये हो गया कोरिलेट, कि एक वेरिएबल है, रेन भी वेरिएबल है क्योंकि वर्षा हर साल सेम नहीं होती, और प्रोडक्शन भी सेम नहीं होता, तो वो दोनों कोरिलेट करते हैं। अगर दो वेरिएबल इस प्रकार कोरिलेट हो कि एक में अगर समान दिशा में वेरिएबल हो, जैसे मतलब बारिश अच्छी है तो प्रोडक्शन भी अच्छा हो, ये बात आपको रखनी है। पर अगर लू ज़्यादा चलेगी तो प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, तो अगर जैसे कोरिलेट मतलब एक ही डायरेक्शन में, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा घटता है तो दूसरा, तो पॉजिटिव कोरिलेट कहते हैं उसे।
नेगेटिव कोरिलेट क्या होता है, जब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा घटेगा। जैसे अगर आप बाहर घूमना कम करोगे, ठीक है, तो आपके सक्सेस होने की रेट बढ़ेगी, नेगेटिवली कोरिलेट है। अगर आप बाहर घूमना कम करोगे तो आपकी सक्सेस की रेट बढ़ेगी, ठीक है। पर अगर आप पढ़ना स्टार्ट ज़्यादा करोगे तो उतने ही ज़्यादा सक्सेस होगे। समझ रहे हो, नेगेटिव मतलब एक चीज़ दूसरे के साथ में उल्टी वेरी कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखने के लिए। देखो, रिग्रेशन और कोरिलेशन में एक छोटा सा फर्क है। रिग्रेशन के बारे में पहले तो 2 लाइन देख लो कि एक वेरिएबल के बढ़ने से घटने से तो दूसरा वेरिएबल कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज होगा, उसका लॉजिकल एस्टीमेट लगाना है अपने को। मैं आपको एग्जांपल से आगे समझाऊंगा कि लॉजिकल एस्टीमेट का क्या मतलब है। अगर लॉजिकल एस्टीमेट अपने लगा सकें तो वो रिग्रेशन होता है, और अपने ओनली रिलेट कर रहे हैं तो वो कोरिलेट होता है। रिग्रेशन और कोरिलेशन में मैं आपको आगे एग्जांपल से ही बातें समझाता हूँ, आप लास्ट में जाके इसको देखना। एक बार आप इतना ध्यान रखना कि लॉजिकल एस्टीमेशन होता है वो रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन जो है वो शब्द दिया था गेल्टन ने, आप इतना बस याद रखना, जो रिग्रेशन शब्द है वो टर्म किसने दी, गेल्टन ने दी थी। देखो, कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, वो बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें से सबसे पियर्सन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन कोफिशिएंट, केंडल कोफिशिएंट, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट 3 प्रकार के होते हैं: पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट और केंडल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें जो पियर्सन होता है वो लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है। स्पीयरमैन मोनोटोनिक डाटा, मोनोटोनिक एक ही प्रकार के डाटा होते हैं उनको करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। और कैंडल होता है स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंडेंस, कि एक कितने पे दूसरे से डिपेंड है, कितनी स्ट्रेंथ से डिपेंड है, वो कैलकुलेट करने के लिए कैंडल जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। आप 3 नाम याद रखना, ठीक है। पियर्सन लीनियर के लिए, स्पीयरमैन मोनोटोनी के लिए, कैंडल स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंडेंस के लिए। बस इतना ही काम का है, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है पियर्सन वाला कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला आप रट्टा मार लेना। मैं भी अगर पूछे ये किसका है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो किसका, ये फॉर्मूला किसका है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। मुझे तो 0 में से भी अगर माइनस में भी नहीं लगता कि इस पे कोई सवाल पूछेगा, ठीक है, कि इसमें कोई फॉर्मूला मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछ सकते हैं, ये आप देख लेना। आरपीसी में क्या कर सकती है, आरपीसी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकती है कि किसका फॉर्मूला ये है। रिग्रेशन का फॉर्मूला, रिग्रेशन आपको पता है कि लॉजिकल एस्टीमेट दिखाता है कि ये किसके साथ में कितना डिपेंड कर रहा है। तो लॉजिकल एस्टीमेट एक वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हो गया, क्यों वाई डिपेंड कर रहा है एक्स और बीटा पे, और एरर उसमें कुछ होगी तो वो ऐसा कुछ होता है। हम आपको एक सिंपल एग्जांपल से कोरिलेशन और रिग्रेशन समझाता हूँ। जैसे मैं आपको बता, जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है, 1 लाइनर ले रखे हैं, ई बुक ले रखी है, टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो बहुत सारा कंटेंट ले रखा है। तो अब देखो, उस एग्जाम्पल से मैं समझ जाता हूँ कि सपोज सपोज हम कहते हैं कि ऑफिसर अकेडमी राजस्थान से एफएसओ की तैयारी करने वाला ज़्यादा सक्सेस रेट से सिलेक्ट होगा। हम कह रहे हैं कि जो हमसे कोर्स लेगा वो ज़्यादा रेट से सक्सेस से होगा, ऐसा हम एग्जाम्पल से कहते हैं। तो मतलब क्या है, तो ये कोरिलेशन है, क्योंकि इसमें कोई एस्टीमेट या फिक्स नहीं है डाटा। हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे कि हमसे अगर 10 लोगों ने कोर्स लिया तो एक तो पक्का ही सक्सेस होगा, ऐसा नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि हमसे जो लेगा वो सक्सेस होगा, ऐसा हम मतलब एक तरीके से हम कहते हैं, ऐसा मान के चलो आप कहते हैं। तो इसका क्या मतलब, कोरिलेशन नहीं है इसमें, कोई डाटा पे नहीं पहुंचे, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि बताओ भाई कितना तुम्हारा सक्सेस रेट क्या है, ठीक है। ये तो हो गई कोरिलेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे कोर्स लेने वाले 100 में से 10 विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे, अगर हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे ऐप पे अगर 1700 लोग हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें से इतने लोग सिलेक्ट होंगे, मतलब उसका एस्टीमेट डाटा बता दें, तो वो होते हैं रिग्रेशन, जब कोई लॉजिकल एस्टीमेट पे पहुंचते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 100 लोगों में से अगर हमारे कोई 100 लोग कोर्स लेते हैं तो उसमें से 10 लोग सिलेक्ट होंगे, ऐसा कहते हैं। तो हमारी सक्सेस रेट क्या होगी, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 मतलब 10%। मतलब ये हमारा लॉजिकल एस्टीमेट है। ये लॉजिकल एस्टीमेट है डाटा के बीच में, कि कोर्स लेने वाले और क्या कहते हैं तैयारी करने वालों के बीच में लॉजिकल एस्टीमेट है, इसलिए ये रिग्रेशन है। ये बात आपको थोड़े से ध्यान रखनी है। तो थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम। मैं आगे आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वो बाकी चीज़ें बची हुई वो मैं करवा, तो आप इस थोड़ा सा ध्यान रखना बस। कॉमन सेंस से कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, काई स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर क्या होता है, किसने डेवलप किया, एक छोटा सा फॉर्मूला जो काई स्क्वायर का याद रखना है, एक टी स्क्वायर का याद रखना है। एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अभी सब्सक्राइब करके ही आप इस वीडियो को कंक्लूड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।